स्वर्गवासी पिता की जादुई छड़ी। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नामक गांव में रिया नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ रहती थी। रिया जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जिसके बाद रिया की माँ रिया को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा करती है। रिया बचपन से ही बहुत सुंदर थी और रिया को जो भी देखता उसकी तारीफ करे बिना नहीं जाता। रिया की माँ गरीब होने की वजह से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। गरीबी होने की वजह से रिया स्कूल ना जा सकी। इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ उसके कामों में हाथ बटाया करती और उसकी माँ की ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी माँ काम करने के बाद थक जाया करती थी, जिस वजह से रिया अपनी माँ का साथ देती थी और पूरा काम करवाने में पूरी सहायता करती थी। रिया की माँ जहाँ काम करती थी वो बहुत अमीर घराने के सेठ थे, जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरी तरफ सेठानी भी दिल की बहुत अच्छी होती है। लेकिन उनकी बेटी शनाया बहुत बिगड़ैल लड़की थी और वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। रिया जब अपनी माँ के साथ घर में काम करवाया करती तो शनाया उसके पास आकर हरकतें किया करती, जिससे रिया चिढ़ा करती। रिया को चिढ़ता हुआ देखकर शनाया हमेशा ही उल्टी हरकत किया करती और उसे परेशान किया करती। रोजाना की तरह रिया और रिया की माँ घर में काम करने आते हैं और काम निपटाकर अपने घर चले जाया करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठानी रिया की माँ से कहती है, देखो विमला, हमारे घर में तुम काम करती हो और तुम्हारी बेटी भी। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी भी उम्र हो गई है और तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। ये सब काम उसे शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम अपनी बेटी का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा दो, जिसके बाद रिया भी पढ़ सकेगी। अरे सेठानी, कैसी बातें करती हो? मैं कहाँ अकेले ये सारा काम संभाल पाऊंगी? मेरी बेटी ही तो है जो मेरा काम में हाथ बटवाती है। अगर ये स्कूल चली जाएगी तो मेरा काम कौन करवाएगा? और फिर ये 4 पैसे जो मैं कमाती हूँ वो कहाँ से आएंगे? सेठानी जी, आपने मुझसे इतना ही पूछ लिया, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन मेरी बूढ़ी माँ का सहारा मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? आज तक मेरी माँ ने मुझे अकेली ही पाला है और अब जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हुए हैं तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं। स्कूल वगैरह मेरे बस की बातें नहीं है। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी घर का सेठ वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रिया, तुम्हें सच में स्कूल में पढ़ना चाहिए। और रही बात तुम्हारी बूढ़ी माँ की, तो तुम्हारी माँ को और तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हमारे गेस्ट रूम में बहुत जगह है, तुम आराम से वहाँ पर रह सकती हो और दोनों ही घर में काम संभालो और यही तुम पढ़ो लिखो भी। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। सेठ की बातें सुनकर रिया की माँ बहुत खुश होती है और तुरंत ही कहती है, सेठ जी, मेरी बच्ची और मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो हम आपके घर में अपना घर समझकर काम करेंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे काम खुद किया करूँगी। नहीं विमला, तुम्हें सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे यहाँ पर बहुत सालों से काम किया है, अब तुम हमारे घर के बगीचे को संभालो। ये सुनकर विमला बहुत खुश होती है और तुरंत ही अपनी बच्ची को खुशी से गले लगा लेती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो सेठ विमला के साथ उसकी बच्ची रिया को ले जाता है और उसका एडमिशन कराता है उसे स्कूल में जहाँ शनाया पढ़ रही होती है। सेठ स्कूल में पहुंचकर सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है और रिया का एडमिशन करवा देता है। फिर उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। रिया बहुत खुश होती है ना बड़ा स्कूल देखकर, जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रिया अपनी पढ़ाई शुरू से शुरू करती है, जिसकी वजह से वो नर्सरी में एडमिशन लेती है। रिया को शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे रिया अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेती है। क्लास में सभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन रिया सबसे बड़ी होती है। ये सब देखकर बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वही लंच में शनाया उससे मिलने आती है और कहती है, गवार भी स्कूल में पढ़ने आई है, शर्म भी नहीं आई, मेरे बाप के पैसों पर मौज मार रही है। तुझे पता भी है ये कितना महंगा स्कूल है और तूने मेरे पिताजी से इतने सारे खर्चे करवा दिए। नई यूनिफॉर्म, इतना बड़ा स्कूल जो तूने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तू चाहती तो सरकारी स्कूल में भी जा सकती थी, लेकिन मुझे पता है ये सब तूने जानबूझकर किया है।
देखो शनाया, मैं तुमसे कुछ भी फालतू नहीं बोलना चाहती, और रही बात यहाँ पर एडमिशन लेने की, तो सेठ सेठानी दोनों चाहते थे कि मैं स्कूल में पढूं, और उन्होंने मेरा एडमिशन कराया है। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, लेकिन तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू कभी भी मेरे साथ गाड़ी में बैठकर घर नहीं जाएगी, तो पैदल ही घर आएगी। और हाँ, जब मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हो तो कभी भी तू मुझे कुछ भी लेने या मांगने मत आइयो, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि एक नौकरानी की लड़की मेरे स्कूल में पढ़ रही है। शनाया, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम्हें दिमाग देकर नहीं भेजा। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। रिया दिल की बहुत अच्छी होती है और शनाया दिल की बहुत खराब लड़की होती है, जिस वजह से शनाया उसे बुरा भला कह देती है और अपना एहसान का दोष जमा देती है। दोनों स्कूल में पढ़ती है और फिर स्कूल की छुट्टी होती ही दोनों घर वापस आते हैं। शनाया हमेशा की तरह बहुत जिद्दी होती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया स्कूल से घर तक पैदल आती है और घर पहुंचती ही अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है। देखो रिया, तुम्हें मैं एक बात सही से समझा दूं, सेठ और सेठानी दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बेटी उतनी ही बेकार, इसलिए तुम्हें उससे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो उससे 10 कदम की दूरी रखकर चला करो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना सुनूं। वो कुछ भी बोलती है तुम इग्नोर कर दो, लेकिन सेठ सेठानी ने तुम्हें इतना अच्छा और सुनहरा मौका दिया है, वो तुम कभी मत गवाना। हमेशा की तरह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। जब घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो दोनों गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में शनाया रिया को उतार देती है और रिया स्कूल तक पैदल जाती है। ऐसी ही जब छुट्टी होती है तो शनाया उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं देती और ड्राइवर से कहकर गाड़ी में अकेले बैठकर आ जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। अपनी बेटी को रोजाना सुबह पैदल जाते हुए और दोपहर में पैदल आते हुए देखकर विमला को बहुत तरस आता है, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती, इसलिए दोनों माँ बेटियाँ चुपचाप एडजस्ट करती रहती है। और अब वो दिन आ ही जाता है जब शनाया का बर्थडे होता है। शनाया के बर्थडे की खुशी में सेठ सेठानी पूरे घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाते हैं। पूरा घर रोशनी से चमक रहा होता है। इतना सुंदर घर डेकोरेशन के साथ देखकर रिया बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इतना सुंदर बर्थडे मेरा भी बनवाना। बेटा, हम गरीबों के नसीब में इतना बड़ा बर्थडे मनाना नहीं लिखा है। लेकिन माँ, सेठ सेठानी मेरे बर्थडे के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। बेटा, ये फालतू की जिद मत लगा। सेठ सेठानी ने तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतना ही काफी है, वरना तू पढ़ाई लिखाई कैसे करती। विमला अपनी बेटी को समझा देती है। जैसे तैसे उसकी बेटी मान जाती है। शनाया का बर्थडे देखकर वो बहुत खुश होती है। शनाया के बर्थडे में बहुत बड़ा केक आता है और शनाया के सभी दोस्त उसके बर्थडे में आते हैं, लेकिन घर में जब रिया को देखती हैं तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे शनाया, ये तो वही लड़की है ना जो हमारे पूरे स्कूल में फेमस है, जो इतनी बड़ी होकर नर्सरी क्लास में पढ़ती है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। बेटा, ये लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और ये हमारे बहुत पुराने जान पहचान के हैं, और ये बेटी हमारी बेटी की तरह है, इसलिए ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ रही है। इसने पहले पढ़ाई नहीं करी और अभी इसने शुरुआत करी है, इसलिए ये नर्सरी में पढ़ती है। अरे वाह आंटी जी, आपने तो इन गरीबों की किस्मत चमका दी। इनकी किस्मत में कहाँ था इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेना। अरे यार, मेरे बर्थडे के दिन भी ये फालतू की बातें होंगी क्या। पहले ही मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और आज मेरे बर्थडे के दिन भी उसी की बातें हो रही है। पास में खड़ी रिया और रिया की माँ विमला दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और रिया जोर जोर से रोती है और कहती है, हमारी इज्जत का तो फलूदा बना के रख देते हैं ये अमीर लोग। अमीर लोगों के पास दिल ही नहीं होते। माँ, अगर ऐसी हमारी बेइज्जती का फलूदा बनकर रह जाएगा तो मुझे उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाना। बेटा, कितनी बार कहा है ना तुझे कि ऐसे मत बोला कर। तुझे बहुत मुश्किल से इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला है, चुपचाप पढ़ती रहे। शनाया के बर्थडे में 5 मंजिल का केक आता है और वो अपने दोस्तों के साथ केक कट करती है। सभी दोस्त बड़े खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। रिया भी सबके साथ एंजॉय करती है। सेठ सेठानी रिया के साथ डांस करते हैं। रिया बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शनाया अपने माता पिता को रिया के साथ डांस करता हुआ देखती है तो उसको जलन होती है और वो तुरंत ही चिल्ला कर कहती है, तुम दोनों माँ बेटियों ने सब कुछ तो ले ही लिया है, अब मेरे माता पिता भी मुझसे छीन लो, यही तो रह गया है।
एक तो तुम जैसे गरीबों को उंगली पकड़ाओ तो तुम हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो। मेरी खुशियों में कलंक लगा कर रख दिया है। शनाया, ये किस ढंग से बात कर रही हो? अभी माफी मांगो। शनाया अपने पिता की डांट सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शनाया के दोस्त बर्थडे पार्टी खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शनाया के घर में कोहराम मच जाता है। सेठ सेठानी विमला से माफी मांगते हैं और विमला अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बेटी रोते रोते सो जाती है। तभी विमला अपनी बेटी रिया की तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, बच्चे के ऊपर बाप का साया कितना जरूरी होता है। बाप न हो तो लोग इज्जत तो करते ही नहीं, साथ में बची कुची इज्जत का भी फलूदा बना देते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची के इतने सारे सपने हैं, मैं कैसे पूरा करूंगी। काश मेरे पास जादुई छड़ी होती तो मैं अपनी बच्ची को हर वो चीज देती जो आज शनाया के पास है। विमला ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी पास में टंगी हुई फोटो में से उसके पति की उसमें से आवाज आती है, अरे मेरी सुंदर और अच्छी धर्मपत्नी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? जब रिया का पिता रिया के लिए हमेशा हाजिर है, मैं भगवान से थोड़ा टाइम मांगकर तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिख नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मिली है। ये लो, ये जादुई छड़ी तुम रख लो। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया कि मैं आज अपने पति से बात कर पा रही हूँ, लेकिन इस जादुई छड़ी का मैं क्या करूँगी? अरे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये सच में जादुई छड़ी है। इस छड़ी को तुम घुमाकर जो भी कहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, और अपनी बच्ची के लिए तुम जैसा केक चाहो वैसे मांग सकती हो, और तुम्हारे मन में जो भी हो तुम इससे कह सकती हो। ये तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरी करेगा। अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ। अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना। ये सब बातें होने के बाद विमला उस छड़ी को संभाल कर रख देती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी बच्ची के साथ बैठकर अपनी बच्ची को सब बताती है। सारी बातें सुनकर रिया बहुत खुश होती है। तभी विमला जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरी बच्ची के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस दे दो और साथ ही मेरे लिए एक दो साड़ियाँ। जैसे ही विमला जादुई छड़ी से ये सब कहती है, तभी जादुई छड़ी से कुछ सुंदर ड्रेस निकलती है और दो साड़ियाँ। ये सब देखकर विमला और रिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। और रिया अपनी ड्रेस पहनकर देखती है और रिया की माँ अपनी साड़ी। अपने अपने कपड़े पहनकर दोनों बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, जिसके बाद रिया की माँ को विश्वास हो जाता है कि अब वो अपनी बच्ची को कहीं और भी अच्छे से रख सकती है और साथ ही बड़े स्कूल में भी पढ़ा सकती है। रिया की माँ अब सेठ और सेठानी के यहाँ से काम छोड़ने के लिए कह देते हैं और सेठ सेठानी उसे हंसी खुशी भेज देते हैं, क्योंकि सेठ सेठानी की बेटी शनाया उन्हें चैन से रहने नहीं दे रही थी और ये बात हर कोई जानता था कि रिया उस घर में खुश नहीं थी। अगले दिन जब रिया की माँ रिया को कहीं दूसरी जगह ले जाती है तो वहाँ अच्छी जगह देखकर अपनी छड़ी निकालती है और छड़ी घुमाकर कहती है, हे जादुई छड़ी, अब हमारे पास कोई घर नहीं, हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दो जिसमें जरूरत की सारी चीज रखी हो और साथ ही साथ हम बहुत भूखे हैं, अभी हमें खाने के लिए भी कुछ व्यंजन दे दो। जादुई छड़ी ये बातें सुनते ही तुरंत एक बहुत सुंदर घर बना देती है जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी होती है, साथ ही उनके खाने के लिए खाना भी होता है, पहनने के लिए कपड़े भी होते हैं। इतना सुंदर घर देखने के बाद रिया और रिया की माँ तुरंत ही उस घर में चले जाते हैं और पूरा घर देखकर बहुत खुश होते हैं। घर में सारी चीजें होती है। रिया और रिया की माँ तुरंत ही खाना खाने लगते हैं। उसके बाद विमला स्कूल जाती है और अपनी बच्ची की फीस जादुई छड़ी की मदद से भर देती है और रिया उसी स्कूल में पढ़ती रहती है। स्कूल में पढ़ रही शनाया ये सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है और आज रिया के घर में कोई कमी नहीं होती। रिया के पास अपने पैसे, सुंदर सुंदर ड्रेस, साड़ी, खाने के लिए हर चीज, सब कुछ होता है। अब रिया और रिया की माँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती हैं। रिया अपनी पढ़ाई उस स्कूल में पूरी करती है जिस स्कूल के उसने ख्वाब देखे होते हैं। कुछ दिनों बाद रिया का बर्थडे आता है, इसलिए रिया अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है और बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करती है। रिया अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हो जाती है। अब रिया को अपनी जिंदगी में सारी खुशियाँ मिल जाती है और किसी बात की कोई कमी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक दुखी परिवार रहता था। परिवार में गीता और सीता नाम की दो बहनें
अपने पिता राम के साथ रहती थी। उनके दुख का कारण था कि उनकी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। गीता और सीता के पिताजी शहर में चौकीदारी की नौकरी किया करते थे। उन्होंने गीता की माँ को अच्छे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया था, परंतु वो ठीक नहीं हो पाई थी और उनका सारा पैसा भी खर्च हो गया। अंत में वो बीमार हालत में घर में लेटी हुई थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक सुबह अचानक गीता की माँ सीता और गीता को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए अब मैं जाते जाते तुम्हें 2 जादुई सूट देना चाहती हूँ। गीता, मेरी अटैची से वो लाल और हरा सूट निकाल कर लाओ। इसके बाद गीता अपनी माँ के कहे अनुसार अटैची से वो दोनों सूट निकाल कर ले आती है। क्या ये दोनों सूट जादुई है? और अगर ये जादुई सूट है तो मैं जल्दी से इसे पहनकर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देती हूँ माँ। नहीं मेरी प्यारी बेटी, मुझे जिस महापुरुष ने ये जादुई सूट दिए थे, उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी ये सूट अपने लिए इस्तेमाल नहीं करोगी, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए करोगी। और बस इसलिए मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी। गीता, ये लाल वाला सूट तुम ले लेना और सीता, ये हरा वाला सूट तुम ले लेना। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी, परंतु मैं तुम्हें गरीबी में जिंदगी नहीं काटने दूंगी। इतना कहकर गीता की माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद राम गीता और सीता के साथ मिलकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, परंतु लगभग 1.5 महीना बीतने के बाद भी गीता और सीता को माँ की कमी महसूस हो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसियों के समझाने के बाद राम दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बाद एक अच्छी लड़की देखकर राम की शादी शोभा नाम की औरत के साथ हो जाती है। शोभा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। शोभा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम आयुष था। शोभा राम की नई पत्नी होने के नाते घर का सारा काम अपने सर पर उठा लेती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, परंतु शोभा कभी भी गीता और सीता को भला बुरा नहीं कहती थी। सीता और गीता अपनी माँ के दिए हुए सूट ही पहनती थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन शोभा के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। अरे शोभा, तुम्हारी 2 बेटी होते हुए भी तुम घर का काम क्यों करती हो? अगर तुम चाहो तो तुम इनसे भी काम करवा सकती हो। और वैसे भी उनके पिताजी तो शहर में काम करने गए हैं, अब तो उन्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अभी मेरी दोनों बेटियों की पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम कह रही हो कि मैं उनसे काम करवाऊं? मेरे जीते जी मैं उन्हें काम नहीं करने दूंगी। इस तरह शोभा के रिश्तेदार शोभा को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे, परंतु शोभा अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर शोभा की दोनों सौतेली बेटियाँ गीता और सीता आ जाती है और वो देखती है कि उनके रिश्तेदार शोभा के कान भर रहे हैं। दीदी, अब इन रिश्तेदारों का बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें दोनों जादुई सूट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये रिश्तेदार हमारी माँ जी के कान भर देंगे और फिर क्या पता माँ जी इनकी बातों में जल्दी आ जाए। हाँ गीता बहन, तुम सही कह रही हो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम चुटकी बजाकर इस जादुई सूट से एक जादुई छड़ी मांग लो, जिसकी सहायता से हम इनके शरीर में खुजली करने लगेंगे, जिसके बाद ये यहाँ से भाग जाएंगे। गीता की चुटकी बजाते ही वहाँ पर एक जादुई छड़ी आ जाती है। गीता उस जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद देखते ही देखते घर में आए सभी रिश्तेदारों को खुजली होने लगती है। अचानक सभी को खुजली होता देख शोभा कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद खुजली से परेशान होकर सभी रिश्तेदार वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा के घर में राशन खत्म हो जाता है। यह देखकर शोभा बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है
कि आज खाने में क्या बनेगा। घर में तो राशन ही नहीं बचा। तभी वहाँ पर सीता आती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और आपने अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? आज खाने में क्या बना है, जरा बताओ ना माँ। वो बेटी, बात कुछ ऐसी है कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं अभी दुकान से राशन ले आती हूँ। इसके बाद शोभा राशन लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीता अपनी बहन गीता के पास जाती है और उसको सारी बातें बता देती है। गीता अपनी बहन सीता की बात समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद वो दोनों बहनें किचन की ओर जाने लगती है। किचन में आने के बाद सीता और गीता दोनों हाथ जोड़ती है। इसके बाद वो दोनों एक जादुई मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही उन दोनों के सामने बहुत सारा खाने पीने का राशन आ जाता है। सीता और गीता राशन देखकर खुश हो जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा, जो घर के बाहर राशन लेने गई थी, उसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं थे। शोभा ये सोच सोचकर बहुत दुखी थी। इसी तरह थोड़ी देर गांव में इधर उधर घूमने के बाद और लोगों से मदद मांगने के बाद भी शोभा को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो खाली हाथ घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद शोभा घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके किचन में तो बहुत सारा खाने पीने का राशन रखा हुआ है। शोभा सीता और गीता और आयुष तीनों को आवाज लगाकर बुलाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो तीनों किचन में आ जाती हैं। अरे मेरे बच्चों, जरा मुझे ये बताओ कि जब मैं राशन लेने घर के बाहर गई थी तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा था, परंतु जब मैं बाहर से घर में आई तो घर में खाने पीने का बहुत सारा राशन रखा हुआ है। ये इतना सारा राशन कहाँ से आया? सीता और गीता अपनी माँ की बात सुनकर झूठ कहते हैं। वो दरअसल माँ जी, जब आप राशन लेने गए थे तो कुछ सरकारी कर्मचारी हमारे घर आए थे और उन्होंने हमारे घर की आर्थिक स्थिति देखकर हमें ये सारा राशन फ्री में दे दिया। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, ये सभी राशन सरकारी कर्मचारियों ने फ्री में दिया है और उन्होंने कुछ रुपए भी दिए हैं। इसके बाद गीता अपने जादुई सूट से मांगे हुए पैसे अपनी माँ शोभा को दे देती है। शोभा इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। इस तरह सीता और गीता फिर एक बार अपनी माँ शोभा की सहायता करते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन शोभा के बेटे आयुष की तबीयत खराब हो जाती है। शोभा अपने बेटे की खराब तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, परंतु शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके। शोभा अपने बेटे के लिए किचन से पानी लेने गई थी, तभी वहाँ पर गीता आती है। गीता अपने हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ती है। गीता के मंत्र पढ़ते ही आयुष की तबीयत पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है। तभी गीता को जादू करता हुआ गीता की सौतेली माँ देख लेती है। बेटी, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें देख लिया है। बेटी सच बता, तू मेरे बेटे पर काला जादू तो नहीं कर रही थी? नहीं माँ जी, मैं कोई काला जादू नहीं जानती। मैं तो बस अपने भाई आयुष की तबीयत ठीक कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। इसके बाद गीता अपनी माँ को सारी बात बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सीता आ जाती है। तभी सीता अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर बहुत सारा पैसा और सोना चांदी प्रकट कर देती है। अपने सामने इतना सारा सोना चांदी देखकर शोभा को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ जी, गीता सही कह रही है। हम दोनों कोई साधारण लड़कियाँ नहीं हैं, क्योंकि जब हमारी माँ हमें छोड़कर स्वर्ग गई, उससे पहले उन्होंने हमें 2 जादुई सूट दिए थे, जिसमें से पहला सूट गीता ने पहन रखा है और दूसरा सूट मैंने पहन रखा है, जो कि जादुई है। इसके बाद सीता और गीता अपनी माँ को सारी बात बता देती हैं और इस तरह उस दिन के बाद वो सभी एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। और फिर उन्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तो गीता और सीता अपने जादुई सूट की सहायता से मांग लिया करते। और जब कभी भी उनके यहाँ कोई गरीब व्यक्ति भीख मांगने आता
तो वो दोनों बहनें जी खोलकर उनकी मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।